Hello friends, welcome to History Simplified for IAS. Today we will discuss about Lord Wellesley who became Governor General of Bengal in 1798 और 1805 तक इसका टेन्योर रहा। 1798 में वेलेस्ली इंडिया आया और इस समय फ्रांस की पावर लगातार यूरोप के अंदर भी बढ़ रही थी और एशिया और अफ्रीका के कुछ कंट्रीज में भी फ्रांस की पावर लगातार बढ़ती जा रही थी। वेलेस्ली की पहली प्रायोरिटी ये थी कि ब्रिटिश इंटरेस्ट को इंडिया के अंदर सेफ गार्ड किया जाए फ्रॉम फ्रेंच। तो इसीलिए इंडियन स्टेट्स और फ्रेंच के बीच में ज्यादा कांटेक्ट ना बन पाए, उसके लिए वेलेस्ली चाहता था कि जो मैरीटाइम एरियाज हैं इंडिया के वो एक्वायर कर लिए जाए। इसी रीजन से टीपू सुल्तान और वेलेस्ली के बीच में भी कंफ्लिक्ट हुआ। टीपू सुल्तान को बोला गया कि ही साइन द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम विद द ब्रिटिशर्स, लेकिन टीपू सुल्तान ने इसको रिफ्यूज कर दिया एंड देयर वाज अ वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड टीपू सुल्तान। इसको फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर बोला जाता है और 1799 में टीपू सुल्तान वाज किल्ड इन दिस वॉर एंड आफ्टर दैट मैसूर साइंड सब्सिडरी अलायंस विद द ब्रिटिशर्स। तो टिपू सुल्तान की हार को कोमेमोरेट करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज का जो स्थापना हुई थी उसके स्टैट्यूट को बैकडेट किया गया एंड फोर्ट विलियम कॉलेज वाज फाउंडेड इन 1800। सो इसमें मेजर फैक्ट हमारे लिए यही है कि वेलेस्ली के समय में ही फोर्ट विलियम कॉलेज को फाउंड किया गया था। देन सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर भी लड़ा गया ड्यूरिंग द गवर्नरशिप ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली और इसके थ्रू, क्योंकि एंग्लो मराठा वॉर में यहाँ पे मराठास को काफी ज्यादा इसमें क्षति हुई थी, अलग अलग इनको ट्रीटी साइन करनी पड़ी थी जो मराठा चीफ्स थे। देन उसके अलावा पेशवा ने भी ट्रीटी साइन की विद द ब्रिटिशर्स, इसके ऊपर हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। ब्रिटिशर्स ने इसके ट्रीटीज के थ्रू कटक, सूरत, भरूच और बहुत सारी दूसरी टेरिटरीज जैसे कि गंगा यमुना के दबाव के अंदर में जो मराठास की टेरिटरी थी उनको भी एक्वायर कर लिया था। तो ब्रिटिशर्स को काफी इसमें गेन हुआ था। देन सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को पॉलिसी को वेलेस्ली ने एग्रेसिवली परस्यू किया और उसके दो रीजन थे। पहला रीजन था कि ये इंडियन टेरिटरीज को फ्रांस से बचाना चाहते थे एंड दूसरा रीजन था इंडिया में ब्रिटिश सुप्रीमेसी एजर्ट करना चाहते थे। ये दो रीजंस की वजह से इन्होंने पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस को एग्रेसिवली परस्यू किया। तो वेलेस्ली वाज नॉट द फर्स्ट पर्सन टू स्टार्ट दिस पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस। इससे पहले सिमिलर एग्रीमेंट्स किए जा चुके थे विद नवाब ऑफ अवध इन 1765। हमने ये 1765 का ट्रीटी हमने पहले डिस्कस की थी इलाहाबाद में जो हुई थी, जिसमें अवध के नवाब ने ये मान लिया था कि वो कुछ हद तक ब्रिटिश फोर्सेस को मेंटेन करेगा इन इस टेरिटरी। वैसे ही नवाब ऑफ कर्नाटक के साथ 1787 में एक ट्रीटी हुई, लेकिन वेलेस्ली ने इस पॉलिसी को एक जनरल पॉलिसी बना दिया। तो ऑलमोस्ट हर स्टेट के साथ वेलेस्ली चाहता था कि सब्सिडरी अलायंस किया जाए। देन निजाम ऑफ हैदराबाद वाज द फर्स्ट वन टू साइन सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, जो कि वेलेस्ली ने जिस पॉलिसी को परस्यू किया था उसकी बात कर रहे हैं। तो उस सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को पहली बार निजाम ऑफ हैदराबाद ने 1798 में साइन कर लिया। उसके बाद हमने देखा मैसूर ने 1799, देन अवध ने 1801 में, दैट इज अ रिन्यूअल इसका मान सकते हैं क्योंकि इन्होंने पहले भी एक इन्होंने ट्रीटी साइन की हुई थी बट सब्सिडरी अलायंस सिस्टम में ब्रिटिशर्स को और ज्यादा पावर मिल गई थी। 1801 में अवध के साथ ये साइन हुआ। देन पेशवा 1802, देन भोसले, सिंधिया, जो हम यहाँ पे कटक, सूरत और बरोच की बात कर रहे थे कि ब्रिटिशर्स ने एक्वायर किए थे फ्रॉम मराठास, तो इन्हीं ट्रीटीज के थ्रू एक्वायर किए थे। देन जयपुर, जोधपुर, बूंदी और भरतपुर के जो राजपूत स्टेट्स थे उनके साथ भी सब्सिडरी अलायंस सिस्टम जो है पॉलिसी को इन्होंने साइन किया था। ये सब वेलेस्ली के टेन्योर में ही हुआ। देन हम लोग सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को थोड़ा समझ लेते हैं, इसमें क्या क्या क्लॉजेस थे, क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, देख लेते हैं इसमें डिस्कस करके। तो इंडियन स्टेट को सबसे पहले कंपनी को पैरामाउंट पावर मानना पड़ेगा, तो कंपनी सुप्रीम हो गई यहाँ के पॉलिटिकल अफेयर्स में। देन ब्रिटिश रेजिडेंट को एक्सेप्ट करना है स्टेट में। ब्रिटिश रेजिडेंट स्टेट के अंदर आ गया तो ब्रिटिश रेजिडेंट के पास पावर आ गई कि वो जो रोज की एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है या पॉलिसी डिसीजन हो रहे हैं उसमें ब्रिटिश रेजिडेंट इंटरफेयर कर सकता है और या फिर उसको एटलीस्ट इन्फ्लुएंस तो कर ही सकता है। देन इंडियन स्टेट्स के जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं वो भी अब कंपनी को सरेंडर कर दिए गए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। फॉरेन अफेयर्स अब इंडियन स्टेट के, जैसे कि हो गया कि कोई ट्रीटी साइन करनी है या फिर किसी दूसरी स्टेट के अगेंस्ट कोई वॉर का डिक्लेरेशन करना है या कोई दूसरा एक्सटर्नल अफेयर हो सकता है दूसरी किसी स्टेट के साथ, तो ऐसी चीजें जो भी की जाएंगी वो कंपनी के विचार विमर्श के अलावा नहीं की जा सकती। कंपनी के थ्रू ही ऐसी ट्रीटीज या
कोई दूसरे जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं वो इंडियन स्टेट्स करेंगी, बिकॉज उन्होंने अपना एक्सटर्नल अफेयर सरेंडर कर दिया है। देन एक इंपॉर्टेंट क्लोज था कि आर्मी को मेंटेन करेंगे अगर लार्जर स्टेट्स हैं तो, और अगर स्मॉलर स्टेट्स हैं दे हैव टू पे ट्रिब्यूट इन ल्यू। सो आर्मी मेंटेन नहीं कर पा रहे तो इसलिए ट्रिब्यूट पे करेंगे टू दी कंपनी। सो ये जो आर्मी होती थी जो लार्जर स्टेट में हम बात कर रहे हैं, दैट वाज अंडर अ ब्रिटिश ऑफिसर। तो इसका फायदा क्या हुआ कि कंपनी की आर्मी मेंटेन की जा रही है विदाउट एनी सरप्लस एक्सपेंडिचर बाय द कंपनी। तो इसका सारा एक्सपेंडिचर कौन उठा रहा है? इंडियन स्टेट उठा रही है। अब बदले में कंपनी को इंडियन स्टेट को प्रोटेक्ट करना है, तो कोई भी अगर एक्सटर्नल एग्रेशन होता है इंडियन स्टेट के ऊपर तो कंपनी उसकी प्रोटेक्शन के लिए जाएगी। देन स्टेट किसी भी यूरोपियन को एम्प्लॉय नहीं करेगी विदाउट द कंसल्टेशन विद द कंपनी। तो इसका रीजन ये हो गया कि मान लीजिए कोई स्टेट किसी फ्रेंच को एम्प्लॉय कर लेती है और वो स्टेट अफेयर्स में इंटरफेयर करना शुरू कर देता है, उसको इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देता है और किसी तरह से वो एंटी ब्रिटिश हो जाता है। सो दैट इज द रीजन ये कंपनी ने ये इंश्योर किया कि किसी भी यूरोपियन को कोई स्टेट एम्प्लॉय ना कर सके, और अगर वो एम्प्लॉय भी करती है तो उससे पहले कंपनी का कंसल्टेशन लिया जाए। देन कंपनी इंटरनल अफेयर्स में किसी भी तरह का जो है इंटरफेयर नहीं करेगी स्टेट में, लेकिन ये पेन एंड पेपर्स पे ही था क्योंकि ब्रिटिश रेजिडेंट लगातार इंटरफेयर करते रहे। अब इससे फायदा क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ किसको? ज्यादा से ज्यादा गेन इससे हो गया ब्रिटिशर्स को। तो पहला तो ये हुआ कि कुछ स्टेट्स की लॉयलिटी इनको मिल गई पूरी की पूरी, क्योंकि ये स्टेट अपना एक्सटर्नल अफेयर्स पहले से सरेंडर कर चुके थे। इनके पास आर्मी में इतनी ज्यादा पावर नहीं थी कि वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ सके, क्योंकि ब्रिटिशर्स की खुद की आर्मी मेंटेन की जा रही थी इन स्टेट्स द्वारा। तो इसीलिए इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इनको लॉयल ही रहना था अगर ये अपनी रूल को बचा के रखना चाहते हैं। तो इससे हुआ क्या कि ब्रिटिशर्स की सुप्रीमेसी बन गई। अब कंपनी पैरामाउंट हो गई। ये इससे भी पता चलता है कि अगर दो स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है और दोनों स्टेट्स ने सब्सिडरी अलायंस सिस्टम साइन किया हुआ है कंपनी के साथ, तो उनका डिस्प्यूट सेटल करेगी कंपनी। सो कंपनी विल बिकम द आर्बिट्रेटर इन दिस केस। तो इससे क्या हुआ कि कंपनी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इसको आर्बिट्रेट करेगी। सो दैट मीन्स कि कंपनी को इसमें भी गेन करने का पूरा पूरा स्कोप था। देन क्योंकि ये पहली चीज तो ये लॉयल हो गए, इनके पास ऑप्शन था भी नहीं ज्यादा, लेकिन फिर भी वहां पे कहा जा सकता है कि शायद ये कोई कॉन्फेडरेट बना सकते हैं। लेकिन कुछ इस तरह के यहाँ पे क्लॉजेस लगा दिए गए कि जैसे कि आर्बिट्रेटर बनेंगे, कोई डिस्प्यूट होगा या कोई ट्रीटी इसमें साइन नहीं की जा सकती दूसरे स्टेट के साथ। तो इस वजह से कोई भी कॉन्फेडरेसी बनने का भी जो चांस है वो इंडियन स्टेट्स का खत्म हो गया। सो दैट मीन्स कि रिवोल्ट होने के चांसेस काफी कम थे। इसका फायदा भी सीधा सीधा ब्रिटिश को मिलता है। देन आर्मी क्योंकि मेंटेन की जा रही है ऑन द एक्सपेंसेस ऑफ इंडियन स्टेट्स, तो इससे हमेशा आर्मी इनकी रेडीनेस में रहती थी कंपनी की। तो कहीं पे भी अगर कोई कंफ्लिक्ट होता है कंपनी का तो वो इजिली इंडियन स्टेट से वहां से अपनी आर्मी को बुला सकती थी। और अगर देखा जाए तो इनका साउथ इंडिया में देख लीजिए, नॉर्थ इंडिया में देख लीजिए, सेंट्रल में देख लीजिए, चाहे ईस्टर्न में देख लीजिए या वेस्टर्न में देख लीजिए, हर जगह कंपनी के प्रोटेक्टरेट स्टेट अब बन चुके थे थ्रू दिस सिस्टम, और हर जगह उनकी अब हर एरिया में इंडिया के उनकी आर्मी थी। सो कहीं पे भी कोई कंफ्लिक्ट होगा तो दे कैन इजिली कॉल देयर आर्मी। देन अब नुकसान किसको हुआ इसमें? इंडियन स्टेट्स को या इंडियन पीपल को? तो पहली चीज हो गई मेंटेनेंस। आर्मी के मेंटेनेंस के लिए काफी ज्यादा एक्सपेंसिव जा रहे थे, और उसका रीजन ये था कि जो आर्मी के ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनकी सैलरीज बहुत ज्यादा थी। तो ये सारा एक्सपेंस कौन कर रहा था? इंडियन स्टेट्स। इसकी वजह से इंडियन स्टेट्स के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन आ चुका था। दे मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टेट्स वर इन एरियर्स, उनको एरियर्स पे करने थे ब्रिटिशर्स को। अब इन ये सारी प्रॉब्लम्स के अंदर इंडियन स्टेट्स ने क्या किया? टैक्सेस बढ़ा दिए लोगों के ऊपर। सो लोगों के ऊपर टैक्सेस बढ़ाए, उससे जनरल इम्पोवरिशमेंट हो गया। सो दैट मीन्स एक तरह से फाइनेंशियल क्राइसिस जो है इन टोटल आ चुकी थी। देन हर स्टेट की कैपिटल में आर्मी स्टेशन की गई थी। इससे भी कंपनी को फायदा हुआ कि जो सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस है वहां पे कंपनी की पहले से आर्मी है। सो कहीं पे भी रिक्वायरमेंट होती है और या फिर स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे भी कंपनी अपनी आर्मी को लगा सकती थी। देन ये देख लीजिए एरिया हो गए दिल्ली, आगरा, रोहिलखंड, कानपुर, इलाहाबाद। देन बुंदेलखंड के एरियाज हो गए, कटक, देन सूरत, भरूच, तंजौर, कर्नाटक। ये कुछ एरियाज थे जहां पे जो कंपनी के अंडर में डायरेक्टली आ चुके थे ऑलमोस्ट। और यहां से अब कंपनी ये, क्योंकि ये सारे देख लीजिए जैसे सूरत हो गया या भरूच हो गया या वेस्टर्न कोस्ट के दूसरे एरियाज हो गए या ईस्टर्न कोस्ट पे कटक हो गया, ये सारे एरियाज स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट हो चुके थे। देन कैलकाटा, मद्रास और बॉम्बे, इनके बीच में डायरेक्ट लैंड रोड बन गया था। अब लैंड रोड बनने से क्या हो गया कि कम्युनिकेशन ईजी हो गया इनके लिए।
पर्सनल का आना जाना ईजी हो गया। देन ट्रेड एंड कॉमर्स में भी इसने इनको जो है फायदा पहुंचाया। देन रेजिडेंट क्योंकि रहता था हर स्टेट की कैपिटल में, तो उससे हुआ क्या कि स्टेट में क्या बातें हो रही हैं ब्रिटिशर्स के लिए, या स्टेट की इंटरनल पॉलिटिक्स क्या चल रही है, वो सारी की सारी जो है इंफॉर्मेशन रेजिडेंट के पास रहती थी, और रेजिडेंट यूज टू सप्लाई दैट इंफॉर्मेशन टू दी गवर्नर जनरल। तो इस तरीके से गवर्नर जनरल अपने पॉलिसीज बना सकते थे फॉर दैट पर्टिकुलर स्टेट अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द रेजिडेंट। सो रेजिडेंट का इंटरफेरेंस इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि जो रोजमर्रा की एडमिनिस्ट्रेशन थी वो करनी भी इसमें डिफिकल्ट हो रही थी स्टेट्स के लिए। एक और चीज क्या हुई सब्सिडरी अलायंस सिस्टम से, कि सब्सिडरी अलायंस सिस्टम ने लोगों को डिप्राइव कर दिया कि अगर कोई रूलर ऑपरेसिव है या इनएफिशिएंट है, वीक रूलर है, उसके अगेंस्ट ये लोग कुछ भी कर नहीं सकते थे, उनके पास कोई रेमेडी नहीं थी, बिकॉज दीज रूलर्स वर बीइंग प्रोटेक्टेड बाय द स्ट्रॉन्ग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसके अगेंस्ट लोग कुछ भी कर नहीं सकते थे। सो इतना ही है वेलेस्ली के बारे में और सब्सिडरी अलायंस सिस्टम के बारे में। सो